नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और मैं लेकर हाजिर हूं कुछ अलग, कुछ हटके ऐसी खबरों को लेकर जिसे देख आप भी कह उठेंगे, हां, खबर तो खास है। खबर खास में आपको लेकर चलेंगे पंप हाउस म्यूजियम में। कहां लगने वाला है दुनिया का सबसे बड़ा घंटा, यह भी बताएंगे। और कहां अब गूंजेगी बाघों की दहाड़, यह भी बताएंगे। और सबसे अलग एक बच्ची के पुनर्जन्म की कहानी भी दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, खबर तो खास है। खबर तो खास है में सबसे पहले आपको दिखाते हैं देश के पहले पंप म्यूजियम की कुछ तस्वीरें। जयपुर के इस म्यूजियम में भाप से चलने वाला देश का पहला इंजन मौजूद है। यह इंजन इंग्लैंड से लाया गया था। इसकी खासियत क्या है, इसका प्रयोग किसी काम में किया जाता था, रिपोर्ट देखिए और समझिए। जयपुर के पानीपेच पर स्थित पहला पंप हाउस म्यूजियम अपनी धरोहर को संजोए हुए है। इस म्यूजियम में देश की एक अनमोल धरोहर आज भी मौजूद है। म्यूजियम में देश का पहला इंजन मौजूद है। ये इंजन कोयले से बनाई गई भाप से चलता था और इसी इंजन के जरिए पूरे जयपुर में पानी की सप्लाई की जाती थी। यह इंजन भले ही विशालकाय है, लेकिन इस इंजन में कोई वेल्डिंग नहीं है। इस इंजन के स्ट्रक्चर की मजबूती इतनी है कि कोई भी इसको हिला नहीं सकता। 130 साल पहले जब बिजली नहीं थी तब भी शहर में पानी सप्लाई होता था। कैसे होता था हम बताते हैं आज आपको देश के पहले पंप म्यूजियम में। ये जो है एक भाप इंजन है। आप देख सकते हैं इस भाप इंजन का स्ट्रक्चर ये ईंटों से और लोहे से तैयार हुआ है। इसमें कोयले के जरिए भाप बनती थी। कोयले को इसके अंदर डाला जाता था और यहाँ से पूरी एक प्रक्रिया थी जिसके तहत 130 साल पहले जो है भाप का निर्माण होता था। ये कोयले को लाने के लिए बाकायदा एक पूरा सिस्टम बनाया गया था ताकि जो कि कम मैन पावर लगे। यहाँ पर भाप के इस इंजन में बेजोड़ क्षमताएं मौजूद हैं। जब इसे इंग्लैंड से जयपुर लाया गया और जिस जगह पर रखा गया उस जगह का नाम इंजन के कारण पानीपेच रखा गया और जहां पर इंजन रखा हुआ है वो जगह आज भी जयपुर में पानीपेच के नाम से मशहूर है। 1891 में बिना बिजली के शुरू हुआ पहला राजस्थान का पंप हाउस है। ये हम दिखा सकते हैं तस्वीरें आपको सीधे। ये इस पंप हाउस में 130 साल पहले लगाई हुई लकड़ी है जिस पर आज तक कोई दीमक या किसी तरह का घुन नहीं लगा है। ये सैकड़ों टन का पंप है। इसी पंप से जयपुर शहर की सप्लाई होती थी। लेकिन इसको जब आप गौर से देखेंगे तो पूरे पंप हाउस में किसी भी जगह पर वेल्डिंग नहीं है। इसके औजार हैं, इतने भारी भरकम औजार हैं जिनको उठा पाना आज हर एक सामान्य आदमी के बस की बात नहीं है। एक जो पाना है इसमें लगभग 70 से 80 किलो वजन इसमें है, लोहे का बना हुआ है। यहाँ जो टेक्नोलॉजी इस इंजन की है वो जो लंदन के जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने तैयार की थी। यहाँ पर पानी सप्लाई के लिए कोई मोटर नहीं थी, बल्कि ये जो इस पंप में ये व्हील लगी हुई है पूरी, ये बहुत भारी भरकम व्हील है जिसको हिला पाना संभव नहीं है। ये सिर्फ भाप से चलती थी बिना बिजली के। यहाँ इससे जो ये व्हील घूमती थी तो नीचे जो ये वाल बने हैं इन वालों से प्रेशर बनता था पानी का और जो पानी था वो पानी इससे पाइप के जरिए जो भी एक सिस्टम बनाया हुआ था, वहाँ पर कई जगह नालियाँ थी, कई जगह पाइप थे, उससे ये सप्लाई होता था। ये भारी भरकम व्हील के बाद इसमें वाल्व बनाए गए हैं। इसको प्रेशराइज करने के लिए, इस वाल्व को दबाने के लिए पूरा एक मैकेनिज्म है। ये बिना बिजली के चलता था, ये सिर्फ भाप से चलता था। बिना वेल्डिंग का पूरा स्ट्रक्चर है, सिर्फ नट बोल्ट पर खड़ा है। अब ये इंजन एक ऐतिहासिक धरोहर बन गया है। ये राजस्थान का पहला पंप हाउस था जो अब देश का पहला पंप म्यूजियम बन गया है।
कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ राकेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और अब बात कोटा की, जहां चंबल रिवर फ्रंट पर बनेगा विश्व का 8वां अजूबा। जी हां, कोटा में लगेगा दुनिया का सबसे बड़ा घंटा। ऐसा वैसा नहीं, 57,000 किलो वजन वाला, जिसकी आवाज 8 किलोमीटर दूर तक सुनाई देगी। चंबल रिवर फ्रंट पर बनेगा विश्व का 8वां अजूबा। कोटा में लगेगा दुनिया का सबसे बड़ा घंटा। कोचिंग सिटी को देगा नई पहचान। मैं समझ के चलता हूँ कि शीघ्र ही कुछ ही महीनों में ये काम कंप्लीट होगा और कंप्लीट होने के बाद में जो है ये पर्यटक के लिए एक अद्भुत चीज़ होगी। पर्यटक जो आएगा यहाँ पर देखने के लिए तो इस चीज़ को तो इम्प्रेस होकर जाएगा। मैं मान के चलता हूँ पर्यटक तो सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली इंडस्ट्री है। तो इतना और फिर इसके साथ साथ यहाँ पर जो होटल्स बनेंगे, रेस्टोरेंट्स बनेंगे, कैफेटेरिया बनेंगे वगैरह वगैरह जो कुछ बनेंगे, उनसे भी तो हजारों आदमी काम करेंगे। चंबल रिवर फ्रंट एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कोटा को देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में एक नई और अलग पहचान देगा, क्योंकि रिवर फ्रंट पर बनेगा विश्व का 8वां अजूबा। जी हां, दुनिया का सबसे बड़ा घंटा, जिसका वजन करीब 57,000 किलो होगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कोटा में लगने वाले दुनिया के सबसे बड़े घंटे में क्या खास होगा। 57,000 किलोग्राम होगा वजन, 8.5 मीटर होगा घंटे का व्यास, 9.25 मीटर होगी घंटे की लंबाई। दुनिया के सबसे बड़ी सिंगल पीस कास्टिंग होगी। घंटे का रंग गोल्डन होगा। कलर भी खास तरीके से किया गया है तैयार। ये रंग 15 साल तक ऐसा ही रहेगा। 8 किलोमीटर दूर तक सुनाई देगी आवाज। 70 फीट ऊंचे स्टैंड पर लटकाया जाएगा। बैल जो है गिनीज बुक के 3 रिकॉर्ड्स को तोड़ेगी। पहला, ये दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल पीस कास्टिंग है। इस घंटे के निर्माण के बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अप्लाई किया जाएगा। दुनिया की सबसे भारी सिंगल पीस कास्टिंग, विश्व का सबसे बड़ा घंटा और विश्व की पहली जॉइंट लिस्ट चेन। ये दुनिया की सबसे बड़ी बैल है। और तीसरा, इसके अंदर जो चेन बन रही है वो जॉइंटलेस चेन है, जो कि जनरली आज से कई बार मैंने देखा है 4-5 हज़ार साल पुराने मंदिरों में पत्थर की और इस टाइप की चेन्स दिखती हैं जो जॉइंटलेस होती हैं। मेटल में आज तक कहीं भी देखने को नहीं मिली, वो इसी के लिए डिजाइन की है। फिलहाल विश्व के 2 बड़े घंटों में से एक चीन और दूसरी मॉस्को में है। ये दोनों घंटे अलग अलग टुकड़ों में बटे हैं। इसको बाद में जोड़ा गया। चीन में घंटे को टांगते हुए एक टुकड़ा टूट गया था, आज तक वो वैसे ही है। मॉस्को का घंटा अभी तक कहीं टांगा नहीं गया है। कोटा में 1000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहे चंबल रिवर फ्रंट पर विश्व की सबसे बड़ी घंटी का निर्माण होने जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इस स्थान पर 57,000 किलो वजन वाली घंटी का निर्माण होने जा रहा है। ये घंटी विश्व की सबसे बड़ी घंटी कही जा रही है। इस घंटी की आवाज़ करीब 8 किलोमीटर तक सुनाई देगी। साथ ही इस तरह की ये बेमिसाल घंटी है कि करीब 15 वर्ष तक इस घंटी का कलर सेम रहेगा। इतना ही नहीं, इस घंटी को बजने के बाद 8 किलोमीटर तक
इसकी ध्वनि तरंग रहने के साथ साथ इस घंटी को देखने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों के तक के लोग आएंगे। कहा जा रहा है कि इस घंटी की विशेषता अपने आप में निराली है और देश विदेश में इसकी अलग पहचान बनेगी। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। बूंदी का रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व होगा। यह सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व, कोटा में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और अलवर में सरिस्का टाइगर रिजर्व से बड़ा होगा। 2 दशकों से वीरान पड़ा रामगढ़ विषधारी अभयारण्य फिर से आबाद होने जा रहा है। देखिए एक रिपोर्ट। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य में गूंजेगी बाघों की दहाड़। पर्यटन के नक्शे पर छा जाएगा प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व। प्रसिद्ध जंगल बुक के लेखक, नोबेल पुरस्कार विजेता रुडयार्ड किपलिंग की पसंदीदा जगहों में से एक रही है बूंदी। यहाँ ऐसा कुछ है जो परदेशियों को दीवाना बना दे। अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच मेज नदी जंगली जानवरों की जीवन रेखा है। इसके पास 307 वर्ग किलोमीटर तक फैले घने जंगल में है टाइगर मैटरनिटी होम यानी बाघ जच्चा घर। इसे रामगढ़ विषधारी अभयारण्य भी कहते हैं। यहाँ कमी है तो बस टाइगर की। अगर यह टाइगर मिल जाए तो ये सवाई माधोपुर की तरह विश्व पर्यटन के नक्शे पर छा सकता है। सवाई माधोपुर में टाइगर की वजह से सालाना 3000 करोड़ रुपए की टूरिज्म इंडस्ट्री खड़ी हो चुकी है। नैसर्गिक सौंदर्य के मामले में बूंदी उससे कहीं ज्यादा समृद्ध है। हाल ही में रामगढ़ टाइगर रिजर्व को केंद्र से प्रदेश के चौथे टाइगर रिजर्व की मंजूरी मिल चुकी है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इस साल यहाँ 2 बाघिन और 1 बाघ छोड़े जा सकते हैं। रणथंभौर का एक टाइगर यहाँ पहले से ही घूम रहा है। बफर क्षेत्र निर्धारण के लिए राज्य सरकार के द्वारा एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी और इस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक श्री अरिंदम तोमर जी हैं और मेंबर सेक्रेटरी जो है डीएफओ वाइल्ड कोटा मैं हूँ। और इस कमेटी ने पूरे क्षेत्र का दौरा किया, बहुत सारी बैठकें की और इनके आधार पर उन्होंने इस कमेटी ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन तैयार किया है। ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन राज्य सरकार को सबमिट किया जा चुका है और उसके आगे की कार्रवाई जो है राज्य सरकार के द्वारा की जा रही है। ये तो अब डिपेंड करेगा कि राज्य सरकार अपना नोटिफिकेशन जारी होती है, उसके बाद फिर एनटीसी की सहमति आती है, उसके बाद ये पूरी प्रक्रिया की जाएगी। सवाई माधोपुर से तुलना करें तो यहाँ सिर्फ टाइगर रिजर्व है, वहीं बूंदी के पास रिच हेरिटेज, 27% जंगल, खूबसूरत वेटलैंड, रॉक पेंटिंग से लेकर मानव सभ्यता के हर कालखंड के सबूत मौजूद हैं। रामगढ़ कुछ दशक पहले तक बाघों का मैटरनिटी होम कहलाता था, यानी बाघों का जच्चा घर। 90 के दशक तक यहाँ 14 बाघ बाघिन थे, लेकिन वो धीरे धीरे खत्म हो गए। वाइल्ड लाइफ सफारी के लिए बूंदी से बेहतरीन स्पॉट प्रदेश में नहीं है। यहाँ एक और समृद्ध हेरिटेज, किले, कलात्मक कुंड बावड़ियां हैं, तो दूसरी ओर बूंदी चित्रशैली, रॉक पेंटिंग्स, घड़ियाल सेंचुरी आपका स्वागत करती है। साथ ही खूबसूरत वेटलैंड्स पर देशी विदेशी परिंदों की हजारों प्रजातियां यहाँ आती हैं। झील, झरने, जंगल, पाषाण काल से लेकर आधुनिक मानव सभ्यता की यहाँ कई निशानियां हैं। खास है रामगढ़। रामगढ़ को 20 मई 1982 में सेंचुरी घोषित किया गया था। 2019 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। बफर एरिया के हिसाब से ये प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। मेज नदी जंगली जानवरों की लाइफलाइन है। यहाँ धोक, काकोड़, खेर, रोज, खेजड़ी, बांस और तेंदू के पेड़ हैं। यहाँ टाइगर, पैंथर, नीलगाय, सियार, हिरण समेत कई जंगली जानवर हैं। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघों की बढ़ती आबादी और टेरिटरी को लेकर उनमें बढ़ते जानलेवा संघर्ष ने सरकार का ध्यान रामगढ़ सेंचुरी की तरफ खींचा। पिछले साल सीएम अशोक गहलोत ने बूंदी में रामगढ़ विषधारी सेंचुरी को टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा की। फिर इसे राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण ने सैद्धांतिक सहमति दे दी। प्रस्तावित रामगढ़ टाइगर रिजर्व है, उसमें कोई भी वन्य जीव को लाएंगे, चाहे वो हर्बीवोर्स हो, चाहे वो टाइगर हो, उसको पहले सॉफ्ट रिलीज के लिए एक एनक्लोजर में रखा जाएगा और उसी एनक्लोजर का निर्माण हमारे रामगढ़ जो महल है उसके आसपास ही हम बना रहे हैं। 5 हेक्टेयर के क्षेत्र में ये एनक्लोजर बनाया जा रहा है
और इसकी टेंडर की प्रक्रिया जो है बिल्कुल चल रही है और इसका कार्य जो है शीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा। टाइगर शिफ्टिंग का तो जब तक NTCA का परमिशन आता है तभी हो पाएगा, और वो भी जब इसके नोटिफिकेशन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, NTCA का सहमति होता है, उसके बाद टाइगर रिलीज किया जा सकता है। बाकी जो हर्बीवोर्स का काम है, प्रे ऑगमेंटेशन का काम है, वो काम जो है हम लोग जारी रखेंगे। रामगढ़ टाइगर रिजर्व की डिटेल स्टडी की गई। यहाँ का कोर बफर जोन तय करने और नोटिफिकेशन ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी बनी। कमेटी ने हाल ही में टाइगर रिजर्व का कोर और बफर एरिया तय किया। 500 वर्ग किलोमीटर में कोर और 1100 वर्ग किलोमीटर में बफर जोन तय किया गया। इसमें बूंदी का वो वन क्षेत्र जो रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बफर एरिया में आता था, उसे भी रामगढ़ टाइगर रिजर्व में मिला दिया गया है। ऐसा है रामगढ़ टाइगर रिजर्व। रामगढ़ टाइगर रिजर्व में 70 से ज्यादा वन खंड हैं। इनमें भीलवाड़ा जिले के बांका, जलंधरी, भूपतपुरा वन खंड शामिल है। चंबल घड़ियाल अभयारण्य को भी इसमें शामिल किया गया है। रणथंभौर और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व से इसकी सीधी कनेक्टिविटी है। अरावली पर्वत की 7 घाटियों से बना है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। यहाँ जहरीले सांपों की कई प्रजातियां हैं। टाइगर रिजर्व में 10 किलोमीटर लंबी मेज नदी है। यहाँ दर्जनों छोटे मोटे 12 नदी नाले हैं। बहुत बड़ा एरिया होगा, देखा जाए तो टाइगर रिजर्व के हिसाब से रणथंभौर से भी बड़ा होगा, इवन मुकुंदरा के एरिया से भी बड़ा होगा, तो बहुत ही लंबा क्षेत्रफल होगा, जिससे कि पूरी कनेक्टिविटी इंश्योर होगी। अगर हम रणथंभौर से लेकर देखें तो रणथंभौर से इंदरगढ़ कनेक्टेड होते हुए ये पूरा मुकुंदरा तक कनेक्टिविटी इंश्योर हो जाएगी। सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो जल्द ही 2 दशकों से वीरान पड़े अभयारण्य में फिर से बाघों की दहाड़ गूंजेगी। इसमें दुनिया भर के पर्यटकों को यहाँ खींच लाने की भरपूर संभावनाएं हैं। साथ ही सैकड़ों लोगों को यहाँ रोजगार भी मिलेगा। बूंदी से चैन सिंह तंवर की रिपोर्ट। पुनर्जन्म की जिन कहानियों को आपने किस्सों में सुना होगा या फिर फिल्मों में देखा है, वो राजसमंद में सच होता नजर आ रहा है। जी हां, 4 साल की बच्ची ने अपने पुनर्जन्म को लेकर जो दावे किए हैं वो चौंकाने वाले हैं। खूंटे से बंधी चारा खाती बकरियां, कुर्सी पर बैठा बुजुर्ग और खेलने में मशगूल बच्चे। तस्वीरें इतनी कॉमन हैं कि शायद ही इस पर किसी का ध्यान जाए, लेकिन इस गांव में पैर रखते ही हर निगाह आपको इस ठिकाने का पता बताने लगती है। आखिर क्या है यहाँ? क्यों हर निगाह सवाल पूछ रही है? ऐसे सवाल जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। कहानी शुरू होती है नाथद्वारा से सटे गांव परावल से। दरअसल 4 साल की एक बच्ची के पुनर्जन्म के दावे से मची सनसनी थमने का नाम नहीं ले रही। सुनने वाले हैरान हैं और जिनके पास ये कहानी नहीं पहुंची है वो इसे जानने से खुद को रोक नहीं पा रहे। रतन सिंह चुंडावत की 5 बेटियों में से सबसे छोटी 4 साल की किंजल बार बार कहती है कि उसका गांव पिपलांत्री है। किंजल के मौजूदा गांव से करीब 30 किलोमीटर दूर पिपलांत्री वही गांव है जहां उषा नाम की एक महिला की जलने से मौत हो गई थी। किंजल कहती है कि वही उषा है। इतना ही नहीं, किंजल पहली जिंदगी में उसकी मौत कब और कैसे हुई ये भी बताती है। हमारे को ये बोले कि मैं थानेदारी नहीं हूँ, फिर पिपलांत्री नहीं हूँ। हाँ, हमारे मम्मी है, हमारे पापा है, हमारे भाई है, हमारे मन बेटा दोनों है, हमारे मम्मी थी। किंजल बताती है कि उसके माँ बाप और भाई समेत पूरा परिवार पिपलांत्री में ही रहता है और 9 साल पहले जल जाने से उसकी मौत हो गई थी। परिजन किंजल को लेकर डॉक्टर के पास गए। जांच में बच्ची सामान्य पाई गई। बस वो बार बार अपने पहले जन्म के परिवार से मिलने की जिद करने लगी, जिसके बाद उसके परिजन अपनी लाडली को लेकर पिपलांत्री पहुंचे। वहां उन सब ने जो देखा उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। किंजल के तमाम दावे सच पाए गए। हमारे मकान है, हाँ। मकान के बाद में फूल है, हमारे मम्मी है, हमारे भाई है, हमारे
तो वो बातें जो उसने बोली वो सब वहाँ पे मिली? और सब मिली की जल्दी बना बेटा रसोई पानी बनाई बना पिवड़ादरी वाले उन्होंने मेहमाना ने बुलाई लीदा। वो बड़ी बिल्कुल हंसमुख नजर आ रही थी सर, और उसको बड़ी प्रसन्नता थी इस तरीके से। उसने हमने भी उसको देखा तो हमें आश्चर्य हुआ, और फिर उसका नेचर, आंखें वगैरह लोगों ने भी महसूस किया कि हाँ एक्चुअल में वही स्ट्रक्चर। वहाँ वो बच्ची अब जाके बोल रही है कि मेरे पिपलात्री में मेरे मम्मी पापा हैं, मेरे भाई हैं, और वो उसने जिद पकड़ी। और उसका भाई अभी 2 दिन पहले परावल गया था तो उसको भी उसने पहचान लिया। इस घटनाक्रम के बाद किंजल और उषा के परिवार के बीच अनूठा रिश्ता बन गया। किंजल रोज परिवार के प्रकाश और हिना से फोन पर बात करती है, जबकि विज्ञान पुनर्जन्म की थ्योरी को सिरे से खारिज कर रहा है। साइंस पुनर्जन्म को नहीं मानता। साइंटिफिकली ऐसा कोई भी दावा नहीं कर सकता है कि पुनर्जन्म सच होते हैं, गलत होते हैं। फिर भी कहीं लोग, पैरासाइकोलॉजी एक ऐसी चीज़ होती है जिसको अपन साइंस से प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन जो पुनर्जन्म जैसी घटनाएं हैं या कहीं ऐसी एक्स्ट्रा सेंसेशन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंसेशन कई लोगों में होते हैं, या नियर डेथ एक्सपीरियंस कई लोगों में होते हैं, तो वो कहीं लोग पैरासाइकोलॉजी को मानते हैं। पैरासाइकोलॉजी अपन इसको बोलते हैं, जिसको पैरासाइकोलॉजी को मानते हैं। लेकिन वो चीज़ें भी ऐसी चीज़ें हैं जो साइंस से प्रूफ नहीं हो सकती। जबकि ज्योतिषाचार्य का मानना है कि पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है वो सनातन संस्कृति में हम पुनर्जन्म को मानते हैं, और वो ऐसा इसलिए माना जाता है कि पुनर्जन्म तो होता ही है, परंतु कभी कभी जब किसी व्यक्ति की असामयिक मृत्यु हो जाती है या किसी हादसे में जब मृत्यु हो जाती है, तब उसको पुनर्जन्म की यादें शेष रह जाती, जो अगले जन्म तक उसके चित्त में अंकित रहती है। पुनर्जन्म पर भले ही विज्ञान और ज्योतिष के विचार अलग अलग हों, लेकिन पुनर्जन्म की ये कहानी न सिर्फ राजसमंद बल्कि पूरे देश में चर्चा का सबब बनी हुई है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राजसमंद से अलकेश सनाडी की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ में एक अनूठा विवाह चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें दूल्हा बछड़ा नंदी बनी और दुल्हन बछड़ी गाय को बनाया गया। सर्व सुख की कामना के साथ हुई इस शादी की बाकायदा बारात भी निकली और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ दूल्हा दुल्हन ने फेरे भी लिए। चित्तौड़गढ़ में गौनंदी की शादी की धूम। बछड़ा बना दूल्हा, गाय बनी दुल्हन। दूल्हा दुल्हन ने लिए 7 फेरे। धूमधाम से निकली बारात। पूरे घर में शादी का माहौल, फिजा में गूंजते शादी के गीत। बछड़े को लगाई जा रही हल्दी। जी हाँ, ये माहौल है शादी का, जहाँ दूल्हा बछड़ा और दुल्हन गाय बनी है। घर को अशुभ की आशंका से बचाने और घर में लगन उत्सव की रस्म निभाने के लिए चित्तौड़गढ़ के नाहरगढ़ गांव में गौनंदी की शादी हुई। 5 दिनों तक चली इस शादी में सभी गांव वालों ने भाग लिया। शादी का आयोजन गांव की निसंतान दंपत्ति ने कराया। गौ माता का है जो सतीशी ये देश का है जो वासी इसलिए कराया। अब 5 दिन के गीत गवाया, हल्दी पीटी करी, 5 दिन का प्रोग्राम रखा पूरा, ताकि घर में सुख शांति बनी रहे। विवाह में केवल औपचारिकता ही पूरी नहीं की गई, पूरी रीति रिवाज और शानो शौकत के साथ मेहंदी, हल्दी और 7 फेरों की रस्म पूरी की गई। उसके बाद धूमधाम से दूल्हा दुल्हन की परंपरागत तरीके से बिंदोरी निकाली गई। बारात में डीजे की धुन पर लोगों ने जमकर डांस किया।
दूल्हा दुल्हन की ओर से नाहरगढ़ गांव के पड़ोसी ग्रामीण बाराती बने और पूरे परंपरागत तरीके से शादी की रस्म भी निभाई गई। हल्दी, मेहंदी, पीटी, बारात लाया, बारात बधाई, सारा सिस्टम किया। बंदोली निकाली डीजे के साथ में, पंडित जी को बुलाया, विधि विधान से जैसे मांडा करता वैसे मांडा किया। आसपास के सारे लोग आए थे, क्षेत्र लोग वाले, पैसा भी दिया था। पूरे वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पंडित की उपस्थिति में आयोजित हुई ये शादी ग्रामीणों के बीच गोनंदी के महत्व को दर्शाती है। शादी सामाजिक समरसता का सार्थक उदाहरण भी है। जिसमें बड़ी में एकजुट होकर ग्रामीण इसके भागीदार बनते हैं। सुभाष चंद्रा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। तो खबर तो खास है में आज के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।